कोई भी रियासत जब इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी अपनाती है तो उसके पीछे बहुत सारे अवामिल कार फरमा होते हैं। अगरचे रियासत की जो भी खारजा पॉलिसी हो, उसके पीछे जो सबसे सेंट्रल बुनियादी फैक्टर है वो उसका नेशनल इंटरेस्ट है। लेकिन अगर हम उसको ज़रा एलेबोरेट करके देखें तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके बिहाफ पे कोई भी रियासत अपनी एक मखसूस सी खारजा पॉलिसी इख्तियार करती है। तो अगर हम इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी को भी देखें तो इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी अडॉप्ट करने के लिए भी रियासत के लिए बहुत सारे अवामिल होते हैं जिनकी वजह से कोई भी रियासत इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी अपनाती है। सबसे पहले जो है ना, ये मटीरियल गेन्स है, यानी एक रियासत दूसरी रियासत के मामलात में मुदाखलत करना या उसके ऊपर टैग कवर करने की कोशिश, या फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स में या रीजनल पॉलिटिक्स में मुदाखलत की सियासत करने की कोशिश करना या मुदाखलत की सियासत करना, ये रियासत तभी करती है जब उसे वहाँ से मटीरियल गेन्स हासिल होते हों। जैसे कि ब्रिटिश इम्पीरियल्स ने इंडिया के ऊपर इम्पीरियलिज्म कायम किया था ताकि इंडिया से वो बहुत सारे इकनॉमिक गेन्स हासिल कर सके, इकनॉमिक चीज़ें, माशी मफादात अपने हासिल कर सके। तो मटीरियल गेन्स ये शायद कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से कोई भी रियासत इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी अपनाती है। उसके बाद फिर अपने जो सरप्लस गुड्स होते हैं, यानी एक्स्ट्रा गुड्स, उनके लिए मार्केट ढूंढना। सरप्लस गुड्स यानी जो डोमेस्टिक डिमांड से एक्स्ट्रा जो गुड्स पैदा होते हैं उनके लिए मार्केट के खातिर भी इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी अपनाती है। जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद बरतानिया में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसके बाद उनको अपने गुड्स को सेल करने के लिए डिफरेंट मार्केट्स चाहिए थे। तो इसलिए बरतानिया ने अब जगह जगह कॉलोनीज पे कैप्चर किया था ताकि वहाँ अपने वो सरप्लस गुड्स को सेल कर सके। फिर उसके बाद जो सरप्लस कैपिटल होता है उसको इन्वेस्ट करने के लिए भी रियासतों माजी में इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी अपनाते गए हैं और अब भी अपना सरप्लस कैपिटल को इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि जब सरप्लस कैपिटल अपने होम स्टेट में या डोमेस्टिक मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से इतना प्रॉफिटेबल नहीं होता है। तो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स के खातिर भी रियासतें इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी अपनाते हैं। उसके अलावा अपना नेशनल प्रेस्टीज और प्राइड को बढ़ाने के लिए, यानी एक इम्पीरियल पावर के पास जितने ज़्यादा कॉलोनीज होंगे उतनी ज़्यादा उसकी प्रेस्टीज होगी, उतनी ज़्यादा उसकी बैनुल अक़वामी दुनिया के अंदर उसकी एक मर्तबा होगी। तो उसको हासिल करने की खातिर भी रियासतें इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी अपनाते हैं। उसके अलावा नेशनल डिफेंस, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। स्पेशली नेशनल डिफेंस के खातिर डिफरेंट रियासतें अब भी बफर जोन्स क्रिएट करते हैं। तो जब बफर जोन क्रिएट करते हैं तो जहाँ पर उन्होंने बफर जोन क्रिएट किया हुआ वो वहाँ पे एक तरह से इम्पीरियलिज्म चला रहे होते हैं। तो एक अपनी नेशनल डिफेंस, अपनी कौमी तहफ़्फ़ुज़ के खातिर भी रियासतें इम्पीरियलिज्म पॉलिसी या इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी अपनाते हैं। उसके अलावा जो अपना सरप्लस पॉपुलेशन है उसको अकोमोडेट करने के लिए भी दोनों जंगों के दरमियान का जो अरसा था वह उस अरसे में जर्मनी में और इटली में आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और उस आबादी को एकोमोडेट करने के लिए भी उन्होंने मुख्तलिफ जगहों को अपने कंट्रोल में लाया। तो अपनी सरप्लस पॉपुलेशन को एकोमोडेट करने के लिए भी रियासतें इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी अपनाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे रिलीजियस फैक्टर्स, ह्यूमैनिटेरियन फैक्टर्स और आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशंस भी शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पे माजी में जो यूरोपियन पावर्स थे वो इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी इसलिए अपनाते थे ताकि वो क्रिश्चियनिटी को फ़रोग़ दे सके, और फिर वो ये भी कहते थे कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थी या उस वक्त के जो गरीब ममालिक थे वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थे, वहाँ पे इंसानी बुनियादी हुकूक दस्तयाब नहीं थे, बुनियादी ज़रूरियात दस्तयाब नहीं थे। तो वो ये कह रहे थे कि उन जगहों को कैप्चर करने के बाद वहाँ पे बुनियादी ज़रूरियात
پہنچا سکیں، پھر اپنے آئیڈیالوجی کو بھی فروغ دینے کے لیے. یہ تو آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بھی ایک جو بلاکس بن گئے تھے، دو بلاکس، کمیونسٹ بلاکس اور ویسٹرن بلاک. تو یہ دونوں بلاکس اپنی آئیڈیالوجی کو بڑھانے کے لیے بھی امپیریلزم کی طرف جا رہے تھے. جیسا کہ کمیونسٹ بلاک جو ہے نا ایسٹرن یورپ کے اندر اپنی آئیڈیالوجی بڑھانے کے خاطر وہاں بہت زیادہ مداخلت کر رہی تھی. اسی طرح ویسٹرن جو بلاک جس کو یو ایس اے لیڈ کر رہی تھی اپنی ڈیموکریٹک آئیڈیالوجی کو بڑھانے کے لیے بھی. اس کے علاوہ بہت سارے پرومیننٹ تھنکرز اور پرومیننٹ رائٹرز جیسے کہ میکاولی ہے، ہیگل ہے، ان کی رائٹنگز بھی امپیریلزم کو بڑھانے کے سبب بن گئے ہیں، چونکہ یہ ایک ایبسولوٹ اسٹیٹ کا کنسیپٹ دیتے تھے اور اسٹیٹ کو زیادہ سے زیادہ ساورن کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنے کی کنسیپٹ دیتے تھے. تو ان کے رائٹنگز سے بھی امپریس ہو کے بہت سارے ریاستوں نے امپیریلسٹ پالیسی اڈاپٹ کیا ہے. اس کے علاوہ ایک یہ ریزن بھی بہت زیادہ اہم ریزن ہے کہ جب ریاست کے اندر انریسٹ بہت زیادہ ہو جائے، حالات صحیح نہ ہوں، تو ڈومیسٹک ایشوز سے لوگوں کے خیالات کو ڈائیورٹ کرانے کے لیے بھی بہت سارے ریاستیں امپیریلسٹ پالیسی اپناتے ہیں. دراصل جب بھی کوئی بھی ریاست امپیریلسٹ پالیسی اپناتی ہے تو اس کی ایک ریزن نہیں ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک فیکٹر کی وجہ سے وہ اڈاپٹ کرتے ہوں. تو اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں. ان کو نہ اپنا نیشنل انکم کو بھی بڑھانا ہوتا ہے، سرپلس پاپولیشن کو بھی اکوموڈیٹ کرنا ہوتا ہے، سرپلس گڈس کے لیے مارکیٹس بھی ڈھونڈنے ہوتے ہیں، سرپلس انویسٹمنٹ کو انویسٹ کرنے کے لیے بھی جگہ ڈھونڈنے ہوتے ہیں، نیشنل پریسٹیج بھی بڑھانا ہوتا ہے. تو دراصل یہ سارے جو فیکٹرز ہیں وہ تقریباً ایٹ سیم ٹائم ایک ہی وقت پہ اتنی جو ہے نا یہ سارے فیکٹرز رسپانسبل ہوتے ہیں. تو اگر ان سب کو ہم ملا کے دیکھیں تو کوئی بھی ریاست اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھ کے یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس نے امپیریلسٹ پالیسی اپنانا ہے یا پھر وہ آئسولیشنزم کی طرف جانا ہے. تو یہ سب کے سب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ریاست کی نیشنل انٹرسٹ پہ کہ اس کی قومی مفاد کس چیز میں ہے. جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.